हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में निहित पाठ हामिद खां, जिसके लेखक हैं एस.के. पोटेकाट। आज हम इस पाठ का भाग पहला देखेंगे। चलिए हम देखते हैं लेखक परिचय। एस.के. पोटेकाट जी का जन्म 14 मार्च 1913 में केरल के कोषिकोड में हुआ था। ये मलयालम भाषा के बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। बचपन से ही इनकी रुचि लेखन की तरफ थी। अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ये पूरी तरह से साहित्य सृजन में जुट गए। इनकी कहानियां किसान तथा श्रमिक वर्ग को समर्पित थी। साथ ही इनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश हमें मिलता है। इनके साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। प्रस्तुत कहानी हामिद खां से हमें यह संकेत मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम कोई भी दंगे नहीं चाहता। वह सब अमन और शांति से रहना चाहते हैं। दोनों के दिलों में एकता की भावना विद्यमान है, मौजूद है, और लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू और मुस्लिम दोनों के हृदय में धड़कती सहृदय एवं एकता की भावना को इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। साथ ही यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें लड़ाई न कर प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। पाठ की शुरुआत में ही लेखक समाचार पत्र में आई एक खबर से विचलित हो जाते हैं। खबर थी तक्षशिला में आगजनी। आगजनी अर्थात उपद्रवियों द्वारा आग लगाना, और तक्षशिला यह स्थान आज पाकिस्तान में है। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे अर्थात लेखक को हामिद खां याद आया, और अनायास से लेखक ने भगवान से विनती की, प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। जो उपद्रवियों द्वारा आग लगाई गई है, उस आग में मेरे हामिद खां की जो दुकान है उसको बचा लेना। अब हम इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर से तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति हमारा अपना हो, अपना परिवार का हो या अपना कोई घनिष्ठ मित्र हो। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हामिद खां कौन है, और जो पाकिस्तान में रहता है उस व्यक्ति के प्रति लेखक को इतनी आत्मीयता क्यों है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें पाठ में आगे मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक अर्थात प्राचीन काल से संबंधित खंडहर अर्थात अवशेष देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा, क्योंकि भूख तो उन्हें बहुत लगी थी और खाने की तलाश में वो उस गांव की ओर निकल पड़े। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। कभी आपने अपने हाथों की लकीरें देखी हैं? कितनी आड़ी तिरछी रेखाएं उस पर होती है। बिल्कुल उसी प्रकार आड़ी तिरछी फैली गलियों से भरा तंग बाजार उस गांव में था। जहां कहीं नजर पड़ी, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। शायद वहां जानवरों की चमड़ियां निकालकर बेचने का व्यवसाय करने वाली दुकानें होगी, इसलिए चारों तरफ चमड़े की बदबू ही फैली थी। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त अर्थात मस्ती भरी चाल में चलते नजर आ रहे थे।
पठानी लोगों को आपने देखा होगा ना, कितने लंबे चौड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो जहां देखो वहां यही पठानी लोग नजर आ रहे थे। लेखक ने चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। उनके मन में विचार आया, भला इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी, क्योंकि गांव बहुत ही छोटा था। लेकिन अचानक लेखक को एक दुकान नजर आई, जहां चपातियां सेकी जा रही थी और चपातियों की सौंधी महक ने अर्थात खुशबू ने लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। लेखक कहते हैं कि अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। अर्थात शायद लेखक ने कई जगहों की यात्रा की थी, जहां कई बार ऐसा होता है कि अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच जब हमें उनकी भाषा तक समझ में नहीं आती, ऐसे समय में यदि हमें उनसे कुछ काम करवाना है या कुछ सहायता चाहिए, तो हमें हमारे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट रखनी चाहिए। और मुसीबत में यही मुस्कुराहट हमारे रक्षक और सहायक होती है। ये अपने अनुभव से उन्होंने सीखा था, इसलिए बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में लेखक उस दुकान के अंदर चले गए। जैसे ही लेखक उस दुकान के अंदर चले गए, उनकी नजर एक अधेड़ अर्थात बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग या जिनकी उम्र ढलती जा रही है, ऐसे एक अधेड़ उम्र के पठान पर गई, जो अंगीठी के पास यानी कि जो आग थी या का चूल्हा था, उसके पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। लेखक कहते हैं, मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि यदि हमारी तरफ कोई मुस्कुरा कर देख रहा है, तो उसकी मुस्कुराहट का जवाब हम मुस्कुराहट से ही देते हैं। परंतु लेखक के मुस्कुराहट को देखकर भी उसके चेहरे के कोई हाव भाव नहीं बदले, बल्कि वह बेपरवाही से के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे अर्थात देखे जा रहा था। शायद लेखक जिस तरीके की वेशभूषा में वो उसे दिखे, तो उसने समझ में आया कि ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, कहीं बाहर से आया है, और शायद इसीलिए वो उसे इसी तरह से देखे जा रहा था। और इसलिए लेखक ने खुद ही पूछ लिया, खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा और उसने कहा, चपाती और सालन। सालन अर्थात सब्जी है, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही उस व्यक्ति ने लेखक को बैठने के लिए कहा, लेखक कहते हैं, मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरबी अर्थात बिना किसी सलीके या तरीके से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल अर्थात दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहने टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। भाईजान, उस व्यक्ति ने लेखक से कुछ कहा। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा। लेखक ने कहा, मालाबार के। उसने शायद यह नाम पहले नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है? लेखक ने कहा, हाँ, भारत के दक्षिणी छोर अर्थात किनारे, मद्रास के आगे। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने कहा, हाँ,
एक हिंदू घर में जन्म लिया हूं तो हिंदू ही हूं। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? और लेखक को उनके इस सवाल पर आश्चर्य हुआ कि इसने ऐसा क्यों पूछा कि मैं उनके होटल में खाना खाऊंगा या नहीं। शायद इस तरह का सवाल लेखक के लिए कुछ नया था, क्योंकि भारत में इस तरह के कोई सवाल पूछे नहीं जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस भाग पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न पहला, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? प्रश्न 2, लेखक तक्षशिला क्यों गए थे? प्रश्न 3, आगजनी अर्थात क्या? आगजनी की खबर पढ़ते ही लेखक को किसकी याद आई? प्रश्न 4, लेखक जिस गांव में होटल की तलाश में गए उस गांव का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, तक्षशिला इस प्राचीन विश्वविद्यालय पर जानकारी लिखिए। आशा करती हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। पाठ का अगला भाग हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।